गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज एंटाइटल्ड सरफेस केमिस्ट्री। देखो, जिस तरह से हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो वो सब केमिस्ट्री की ही ब्रांचेस थी जिनमें केमिस्ट्री डील कर रही थी विद डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना। तो सरफेस केमिस्ट्री में केमिस्ट्री नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री अबाउट द सरफेस पर होने वाली रिएक्शंस के बारे में, यानी सरफेस की केमिस्ट्री हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सरफेस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है विद द फिनोमेना दैट आर अक्यर ऑन द सरफेस ऑफ मैटर। तो सरफेस केमिस्ट्री डील विद द फिनोमेना दैट अक्यर एट द सरफेस और इंटरफेस ऑफ द मैटर। सरफेस या इंटरफेस क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। यानी हमें ये तो पता चला है कि सरफेस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें सरफेस पर होने वाली रिएक्शंस के बारे में बता रही है या इंटरफेस पर होने वाली रिएक्शंस के बारे में बता रही है। बट सरफेस या इंटरफेस ये क्या, इसे हम समझ लेते हैं। देखो, जब भी हम मैटर की बात करोगे, आप सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो मैटर या सॉलिड के बारे में, किस तरह से अरेंज होते हैं वहाँ पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल। तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये कोई मैटर है हमारे पास, ओके। उस मैटर में देखो, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल जो है बार बार रिपीट होते हैं, रिपीट एक पैटर्न बनाते हैं और हमें एक मैटर या एक सॉलिड सब्सटेंस हमें क्रिएट करके देते हैं। लिक्विड में भी यही चीज होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कुछ पार्टिकल्स है, पर्टिकुलर एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो बार बार रिपीट हुए एक पैटर्न हमें दिया मैटर का। उसी मैटर में जो मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की या एटम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम सरफेस नाम देते हैं। तो सरफेस क्या हो गई? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मैटर में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, वो लेयर किसकी होगी? ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर चाहे एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल हो, उन्हीं की लेयर है। फिर हम बात करते हैं, हम सरफेस से अंदर की तरफ चलते हैं, तो हम बात करते हैं बल्क की। तो बल्क क्या है? मिडिल पार्ट ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो बीच वाला पार्ट है। सरफेस तो ऊपर नीचे होगी, उसके बाद जो बीच का जो पार्ट बच रहा है उसे बल्क हम नाम देते हैं। तो हम बल्क में होने वाली रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरफेस पर होने वाली रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इस सरफेस पर जो फिनोमेना होगी वही हमारी सरफेस केमिस्ट्री को अराइज करती है। अब इंटरफेस की अगर आप बात करो तो देखो, इंटरफेस इज द शेयर्ड बाउंड्री या शेयर्ड सरफेस बिटवीन टू स्टेट। जैसे मान लो आपके पास, ठीक है, ये कोई मैटर है और ये दूसरा मैटर है, इन दोनों के बीच में कोई एक सरफेस है, कोई एक बाउंड्री है जो शेयर हो रही है। तो इस बाउंड्री पर होने वाली रिएक्शंस को भी हम सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे, शेयर्ड बाउंड्री पर। और इसके अलावा जो इसकी सरफेस है उस पर तो हो ही सरफेस केमिस्ट्री में रिएक्शन। तो ये हो गई इंटरफेस। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल देख लिए सरफेस केमिस्ट्री के। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हमारा एब्जॉर्प्शन। नाम आपने सुना है। अब्जॉर्प्शन तो डिफरेंट, बल्क में होने वाला फिनोमेना है अब्जॉर्प्शन, जबकि एब्जॉर्प्शन सरफेस पर होने वाला फिनोमेना है। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। उसके अलावा कोरोजन समझते हो आप, लोहे पर जंग लग जाना। और कैटालिसिस की जो रिएक्शन होती है, जो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती है, उसमें कैटालिस्ट क्या करता है? किसी पर्टिकुलर सरफेस पर ही अपने आप को एब्जॉर्ब करता है। तो कैटालिसिस भी जो है सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट है। और उसके अलावा इवापोरेशन हमने नाम सुना है। इवापोरेशन यानी कि जो प्लांट की लीफ से जो पानी जो है इवापोरेट होता है, तो वो सरफेस पर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, वही इवापोरेट होते हैं। प्लांट के अंदर से नहीं आता है पानी इवापोरेट, सरफेस पर जमा हुआ पानी ही इवापोरेट होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सरफेस केमिस्ट्री में मिलने वाली रिएक्शंस के। अब देखो, क्या रीजन है, क्या ऐसा हमारे पास ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ये सरफेस केमिस्ट्री अराइज होती है? तो एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप बल्क में प्रेजेंट किसी भी एक पार्टिकल पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो, हम इस पार्टिकल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो ये चारों तरफ से इक्वली सराउंडेड है बाय डिफरेंट पार्टिकल्स, ओके। तो यहाँ पर ये पार्टिकल इस पार्टिकल से सराउंडेड है, तो ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ऊपर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा के नजदीक वाला, इस तरह से ये जो इसका उस पर जो मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं वो इक्वली काउंटर बैलेंस हो रहा है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल है। अब इसके अलावा अगर आप सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल की अगर आप बात करो, तो सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने साइड वाले से फील करेगा, नीचे वाले से फील कर लेगा और दोनों साइड से फील करेगा। बट ऊपर इसके कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर थी, या कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अनबैलेंस्ड है, और अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी वो आने वाले मॉलिक्यूल्स को
अट्रैक्ट करता है और यही फिनोमेना है जो सरफेस केमिस्ट्री को अराइज करता है। तो हम देख सकते हैं ऑन द सरफेस पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय अदर पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। सभी साइड से सरफेस पर जो आपने देखा, यहाँ सरफेस पर जो प्रेजेंट हमारा पार्टिकल है वो सभी साइड से इक्वली सराउंडेड नहीं है मॉलिक्यूल से, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर है, नहीं सराउंड हो पा रहा। एंड देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अनबैलेंस्ड। उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? अनबैलेंस्ड होता है, सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर कोई लेयर नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल नहीं लगा पा रहा है। These unbalanced force have the tendency to attract the molecule. This unbalanced force is the arise of surface chemistry. यही unbalanced force है टॉप मोस्ट लेयर का जो कि सरफेस केमिस्ट्री को अराइज करता है। आई होप सरफेस केमिस्ट्री का ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की, जो कि सरफेस केमिस्ट्री में होने वाला एक फिनोमेना है। आप इसको नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की, जो कि सरफेस पर होने वाला ही एक फिनोमेना है। देखो, एब्जॉर्प्शन जस्ट डिफरेंट टू द अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का हमने नाम सुना है, आप पानी में किसी चीज को रखते हो कि उसने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया। अब्जॉर्ब मतलब बल्क में होने वाली फिनोमेना है वो। अब्जॉर्प्शन में जो हमारा अब्जॉर्ब होने वाला जो मॉलिक्यूल है वो बल्क तक जाता है पर्टिकुलर मैटर के, जबकि एब्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर ही रह जाता है, सरफेस पर होने वाली फिनोमेना है। देख लेते हैं एक बार एब्जॉर्प्शन है क्या। एब्जॉर्प्शन इज द accumulation of molecular species at the surface of matter rather than in the bulk of a solid or liquid। accumulate होना, किसी molecular species का accumulation, accumulate होना यानी जमा होना, कहाँ पर? on the surface of matter rather than the bulk। bulk में नहीं जाता है, वो surface पर ही accumulate हो जाता है, चिपक जाता है, जमा हो जाता है। ओके, इन सॉलिड और लिक्विड। तो हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन सॉलिड और लिक्विड में देखने को हमें मिलता है। ओके, द अक्यूमुलेटेड स्पीसीज, वो स्पीसी, वो मॉलिक्यूल जो अक्यूमुलेटेड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं सरफेस पर, उन्हें हम कहते हैं एब्जॉर्बेंट। ओके, और इसके अलावा मैटर विच इज प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन, और वो मैटर जो कि अपनी सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी सरफेस पर ये एब्जॉर्प्शन की फिनोमेना हो रही है, उसे हम नाम देते हैं एब्जॉर्बेंट। क्लियर? यहाँ देखो एब्जॉर्बेंट के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सिलिका जेल है, एल्यूमिनियम जेल है, और मेटल इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। मेटल अच्छे एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, जब उन्हें फाइनली बिल्कुल बारीक हमने उन्हें पीसा है तो वो बहुत अच्छे से अपनी फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में वो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। अब सिलिका जेल वाला एग्जांपल तो हम देख ही लेते हैं। हम नए शूज खरीद कर लाते हैं, नए बर्तन हम खरीद कर लाते हैं, कोई नया बैग आप खरीद कर लाते हो तो उसमें छोटा सा पाउच होता है, सिलिका जेल उसमें भरा हुआ होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि सिलिका जेल बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है। वो अपनी सरफेस पर जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, जो नमी होगी आसपास, उस वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर अक्यूमुलेट कर लेता है, और हमारा पर्टिकुलर बैग या हमारा यूटेंसिल या हमारे शूज जो है वो नमी से बच जाते हैं। तो वहां पर हमें सरफेस केमिस्ट्री यूज आ रही है। अब एक नोट आपको करना होगा, एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या है? जिन पर की हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिनकी सरफेस पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन इन द फाइनली पाउडर, बिल्कुल बारीक पाउडर्ड स्टेट में प्रोवाइड मोर सरफेस। बिल्कुल बारीक पाउडर्ड फॉर्म में अगर कोई एब्जॉर्बेंट है तो वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगा फॉर द एब्जॉर्प्शन, एंड कॉल्ड गुड एब्जॉर्बेंट। उसे हम गुड एब्जॉर्बेंट नाम देंगे। यहाँ से सिलिका जेल है, एल्यूमिनियम जेल है, और उसके अलावा मेटल इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ये सब गुड एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, अपना मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। ऑब्वियसली सरफेस पर होने वाली रिएक्शन ही तो है ये एब्जॉर्प्शन। तो जब हम इन्हें फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में कर देंगे तो इनका सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा। ओके, तो जैसे देखा, अभी चौक समझ सकते हो, चौक है अभी अपने पर्टिकुलर फॉर्म में, जब आप इसका फाइन पाउडर कर दोगे तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा पाउडर आपको नजर आएगा। तो उस स्टेट में आप कह सकते हो कि इसकी सरफेस एरिया बड़ा हो गया। तो अब उस सरफेस एरिया पर मेटल का जो मास है, जो मास है वो तो बिल्कुल वही रहा, वॉल्यूम भी इसका वही कह सकते हैं हम, बट इसका सरफेस एरिया बढ़ गया फाइन पाउडर बनाने पर। तो अब ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन शो करेगा। वही चीज हमने यहाँ पर देखी है। एब्जॉर्प्शन जो है अब्जॉर्प्शन से डिफरेंट है, उन दोनों में डिफरेंट हम देखते हैं। इसे नोट डाउन करो आप। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंस देखेंगे एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन के बीच में, ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो।
तो देखो एब्जॉर्प्शन आप कह सकते हो कि सरफेस फिनोमेना है, जबकि अब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल अटैच टू द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल सरफेस पर होने वाले फिनोमेना है, तो मॉलिक्यूल सरफेस पर अटैच हो जाएंगे, जबकि एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल एंटर टू द एब्जॉर्बेंट के अंदर एंटर करेंगे। थर्ड है सरफेस एरिया इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन। मैंने आपको बताया कि मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस एरिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एब्जॉर्प्शन के केस में, जबकि एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया अफेक्ट नहीं करता है। फिर हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो एक ना तो एक्सोथर्मिक ही और ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एब्जॉर्प्शन के केस में ध्यान रखो हमेशा हीट रिलीज होगी जब भी एब्जॉर्प्शन होगा। अब आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा, तो कैसे मॉलिक्यूल सरफेस पर अटैच होंगे, और अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो किस तरह से मॉलिक्यूल बल्क में एंटर कर जाएंगे। पिक्चर से हमें साफ दिखता है। अब हम बात करते हैं, दो प्रोसेस है हमारे पास, जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। जॉर्प्शन क्या है, बोथ एब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड कॉल्ड जॉर्प्शन। जब हमारी एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन, जिन्हें हमने समझा है क्या है, दोनों अगर एक साथ एक ही टाइम में हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, जॉर्प्शन नाम देते हैं। फिर वो ना तो एब्जॉर्प्शन होती है ना ही अब्जॉर्प्शन होती है, जॉर्प्शन हम नाम देते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जॉर्प्शन का, वेन यू डिप चॉक इन द इंक। जब आप चॉक को इंक में डिप करते हो तो आपको दोनों प्रोसेस देखने को मिलती है। देखो, आप चॉक को इंक में डिप करोगे, ब्लू इंक लो, ब्लैक इंक लो या रेड इंक लो, आपने डिप किया, चॉक का पूरा सरफेस ब्लू या जो भी कलर का इंक था वो कलर शो करेगा। बट आप बीच से जैसे ही चॉक को तोड़ोगे, अंदर से चॉक बिल्कुल व्हाइट नजर आएगी। तो उसके पीछे रीजन है कि ये एब्जॉर्प्शन तो हुआ बट यहाँ पर अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, ब्लू कलर नहीं हुआ, बट पानी अंदर गया है, पानी अब्जॉर्ब हुआ है। तो उसके पीछे रीजन देखो कि जो हमारी इंक होती है, इंक कलर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड कलर पार्टिकल्स हैं। उन कलर पार्टिकल को आपको इंक बनाने के लिए, लिक्विड इंक बनाने के लिए आपको उन कलर पार्टिकल्स को डिसॉल्व करना होता है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। आप सॉल्वेंट पानी भी ले सकते हो, आप सॉल्वेंट अल्कोहल ले सकते हो, टॉलुइन ले सकते हो, जो भी डिजायरेबल सॉल्वेंट होगा आपने उसको लिया और उन कलर पार्टिकल्स को, जो सॉलिड थे, उनको आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, आपकी इंक तैयार हो गई। अब उस तैयार इंक में आपने चॉक को डिप किया, तो जो कलर पार्टिकल्स है वो सॉलिड थे, वो एंटर नहीं कर सके, उनका साइज लार्ज था, वो एंटर नहीं कर सके चौक में, वो सिर्फ चौक की सरफेस पर रह गए। तो जो कलर था हमारा वो चौक की सरफेस पर रह गया। ठीक है, और अंदर कौन एंटर करके गया, अंदर एंटर किया पानी ने, जो पानी या जो भी सॉल्वेंट आपने इसमें डाला था वो अंदर चला गया। तो यानी एब्जॉर्प्शन भी हुआ जो हमें नजर आ रहा है कलर की फॉर्म में, और अब्जॉर्प्शन भी हुआ जो हमें चौक में नजर आ रहा है नमी की फॉर्म में। तो यानी यहाँ पर दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम जॉर्प्शन नाम देते हैं। अब पढ़ते हैं डिसॉर्प्शन के बारे में। डिसॉर्प्शन क्या है, जब आपकी एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी आपके जो एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल, एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल है, एब्जॉर्बेंट पर चिपक गए। ठीक है, अब आपको उन्हें हटाना है, आपको अपने एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट से हटाना है, सरफेस से हटाना है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिसॉर्प्शन। ओके, तो ये तो था सिंपल सा इंट्रोडक्शन अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री, अबाउट द एब्जॉर्प्शन के एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कैसे ये डिफरेंट है अब्जॉर्प्शन से। एग्जांपल भी हमने देखे। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म देखेंगे, उसके पर्टिकुलर टाइप्स का हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।